हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। अब तक हमने बहुत सारे स्टॉक्स एनालाइज किए हैं एंड उनकी इंडस्ट्री को भी समझा है। जैसे ही फाइनेंस सेक्टर में रन अप आया तो डेफिनेटली सब एनबीएफसीज एंड बैंक्स के स्टॉक्स बाय करने लगे। लेकिन एनबीएफसी एक ऐसा सेक्टर है जिसको सबसे ट्रिकी कहा जाता है। मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक पोल भी कंडक्ट किया था जिसमें करीब 250 लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड रिजल्ट्स में पता चला कि मैक्सिमम लोगों को ये सेक्टर समझ ही नहीं आता एंड कुछ लोगों ने तो इसमें इन्वेस्ट भी किया है लेकिन बिजनेस की नॉलेज नहीं है। आज हम बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बहुत ही ब्रीफ में सेक्टर को समझेंगे। नाउ बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एनबीएफसी, इसकी फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आपने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप क्रोमा जैसे स्टोर पर जाते हैं कुछ बाय करने, फॉर एग्जाम्पल एसी। फुल पेमेंट की जगह आप डाउन पेमेंट करके बाकी की ईएमआई बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पर बजाज फाइनेंस के एम्प्लॉयज़ खड़े रहते हैं जो आपकी डिटेल्स डालते हैं अपने सिस्टम में और फिर चेक करते हैं कि उनके हिसाब से आपकी ईएमआई के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर हैं तो ये आगे प्रोसीड करते हैं। ऐसी और भी कंपनीज जैसे कैपिटल फ्लोट, उनके भी एम्प्लॉयज़ वहाँ खड़े होते हैं। तो ये बजाज फाइनेंस एंड कैपिटल फ्लोट ये एनबीएफसीज हैं। आसान भाषा में एनबीएफसीज ऐसी कंपनीज हैं जो लोन देती हैं, पर ये लोन देने के लिए एनबीएफसीज के पास पैसा आता कहाँ से है? एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये 3 लोग हैं, ए बी सी। बी ने ए से 1 लाख रुपए लिए, मान लेते हैं 8% इंटरेस्ट रेट पे, और फिर बी ने सी को यही 1 लाख लोन दे दिया 12% की इंटरेस्ट रेट पे। तो यहां बी ने 4% कमाया। बी है एनबीएफसी, ए है वो जिससे एनबीएफसी के पास पैसा आता है, यानी सोर्स ऑफ मनी। इसमें आते हैं बैंक्स, बॉन्ड मार्केट, रिटेलर्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। और सी है वो इंसान जिसको लोन चाहिए, यानी एक जगह से पैसा उठाया और दूसरी जगह लैंड कर दिया। एसी वाले एग्जाम्पल में जो उन्होंने हमारी डिटेल्स लेके अपने सिस्टम पे एलिजिबिलिटी चेक किया था वो उस कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क होता है कि पैसा तो दे रही है कंपनी, लेकिन ये उनके पास वापस भी आएगा या नहीं, वो बंदा ईएमआई पे कर पाएगा या नहीं, तो वो है उनका रिस्क। तो एनबीएफसी आपका सिबिल स्कोर जैसी डिटेल्स देखती है। आपके पुराने ऐसे कोई लोन्स थे जो पूरे नहीं किए गए तो आपका सिबिल स्कोर कम हो जाता है। ऐसे कुछ चेकलिस्ट एनबीएफसीज मेंटेन करती हैं एंड उसी बेसिस पे आपको लोन दे देती है। यही होता है एनबीएफसी का कोर बिजनेस। अब ये बैंक से कैसे अलग है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको हम जैसे सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आरबीआई हमारे पैसे की गारंटी लेता है। तो हम जब बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो हमें सिर्फ 3% इंटरेस्ट मिलता है, यानी बैंक्स को ये पैसा बहुत सस्ता पड़ता है। वेयरएज एनबीएफसीज में हमारे पैसे की गारंटी आरबीआई नहीं लेता, तो एनबीएफसी को पैसा सस्ते में नहीं मिलता बैंक की तरह। एनबीएफसीज को पैसे के लिए बॉन्ड मार्केट पे डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन फिर भी 2022 में इंडिया में 18 लाख करोड़ लोन्स एनबीएफसीज ने ही दिए हैं। एनबीएफसी में भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, जैसे हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस। ये कैटेगरीज कुछ नहीं है, बस जैसे हमने एसी खरीदने का एग्जाम्पल लिया तो जिस कंपनी ने आपको फाइनेंस किया वो कंज्यूमर फाइनेंस के अंडर आ गई थी। ऐसे ही मान लीजिए किसी का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो उसको कौन फाइनेंस करेगा? व्हीकल फाइनेंस कंपनी। एक कंपनी ऐसी है जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि कोई कंपनी जब डूब जाती है उसके बाद उस पर वीडियो बना के रेड फ्लैग्स पॉइंट आउट करके बताना बहुत आसान होता है कि अरे इसमें ये गड़बड़ थी तो इसमें तो पहले ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। जैसे आज अदानी पे रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद जो शेयर प्राइस गिरा है उसकी वजह से लोग वीडियोस लेकर आ रहे हैं कि क्यों इसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था शुरू से। इस समय भी बहुत सारे लोग छोटी छोटी एनबीएफसीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं
एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर आप NBFCs में इन्वेस्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो क्या पॉइंट्स आपकी फर्स्ट चेकलिस्ट में आने चाहिए एंड क्या है रेड फ्लैग्स, ताकि आप लोग DHFL जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की गलती ना करें। इस बिजनेस में सबसे पहला प्रोसेस है कहीं से पैसा लेना। जब तक लेगी नहीं कंपनी तब तक आगे देगी कैसे? सो ये पैसा कहाँ से आ रहा है ये चेक करना है। जैसे हमने पहले बात की थी कि पैसा बैंक्स, बॉन्ड मार्केट, रिटेलर्स, म्यूचुअल फंड्स, इनसे लिया जाता है। तो चेक ये करना है कि कितना पैसा बैंक से मिल रहा है एंड कितना अदर सोर्सेज से। अगर मेजर पैसा कि मतलब 80% पैसा तो बैंक ही दे रहा है तो ये पहला रेड फ्लैग है। रिटेलर्स तो वैसे भी बहुत कम ही होते हैं जो NBFCs में पैसा डालें, लेकिन बॉन्ड मार्केट से पैसा नहीं आ रहा है तो अभी छोड़ दो या बस ट्रैक करते रहो। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि पैसा बॉन्ड मार्केट से आया है या बैंक से? तो आप एनुअल रिपोर्ट या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन चेक कर सकते हो, क्योंकि उसमें पाई चार्ट्स बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कैन फिन होम्स का सितंबर 2022 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ओपन किया है। इसमें फंडिंग बास्केट में आपको मिल जाएगा ये पाई चार्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फंडिंग मिक्स सितंबर 2020 में बैंक 60% पैसा दे रहे थे एंड एक साल बाद ये रिड्यूस होकर 47% हो गया। दिस इज अ गुड साइन। ऐसे ही आपको चेक करना है। नीचे देखोगे तो लिखा है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 5.57%, जो 2020 में 7% थी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होती है? हर किसी को फंडिंग चाहिए सस्ते में, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब है कि पैसा किस रेट पर मिला। पहले 7% पर मिल रहा था, अब 5.5% में मिल रहा है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। तो सोर्स ऑफ फंड देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। DHFL में जो फंडिंग मिक्स था वो देख के एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर वुड हैव अवॉइडेड दैट कंपनी। अब पैसा तो आ गया, तो नेक्स्ट प्रोसेस है लेंडिंग। लेंडिंग दो तरीके से होती है, सिक्योर्ड लेंडिंग एंड अनसिक्योर्ड लेंडिंग। सिक्योर्ड लेंडिंग में कुछ कोलैटरल लिया जाता है, मतलब जो भी सिक्योर्ड लोन ले रहा है वो कुछ गिरवी रखेगा, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट कार, गोल्ड लोन्स एट्सेट्रा। अनसिक्योर्ड लेंडिंग में कोलैटरल नहीं होता, तो यूजुअल परसेप्शन क्या बनता है कि सिक्योर्ड लेंडिंग में कोई रिस्क नहीं है और अनसिक्योर्ड लेंडिंग में बहुत रिस्क है, लेकिन दोनों में ही रिस्क है। बजाज फाइनेंस अनसिक्योर्ड लेंडिंग करता है एंड बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी कि रिस्क मैनेज कैसे करते हैं। कैन फिन होम्स, जिसकी मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिखाई थी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लैंड करता है। सो आप सोचो उसका रिस्क कितना कम हो गया इसमें। उनके NPAs यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिनसे पैसा नहीं आया वो काफ़ी लो होंगे। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी या बिजनेस मॉडल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है, जैसे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। एक कंपनी जब बहुत साल इस इंडस्ट्री में बिता लेती है, मतलब उन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं एंड स्टिल सर्वाइव कर रही है, तो उनके पास एक प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है जिससे कंपनी की फंडिंग मिक्स में चेंज, ग्रोथ, NPAs, इन सबको हम चेक कर सकते हैं। इसमें और एक फ्लैग हो सकता है, अगर कंपनी अपने सेक्टर से ज़्यादा तेज ग्रो कर रही है, यानी काफ़ी डिफरेंस हो ग्रोथ में, तो चेक करना इंपॉर्टेंट है कि ये पॉसिबल कैसे है। मैंने पहले भी कहा है कि इस सेक्टर में बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, उनको मत देखा करो, क्योंकि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ नहीं पता कब खत्म हो जाए। इस सेक्टर को मैं पर्सनली इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि सब अच्छी कंपनीज का प्राइस टू बुक हाई ही होता है एंड छोटी कंपनीज आर वेरी वेरी रिस्की। सो गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको NBFC सेक्टर के बारे में समझ आया होगा। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।